चैप्टर 2 है ये रिएक्ट जेएस का। प्रीवियसली हमने रिएक्ट जेएस स्टार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनल में ओपन करिएगा और प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लीजिएगा। लास्ट टाइम जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसी को कंपाइल करेंगे। हम बार बार प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उसी में काम करेंगे आगे। कंपोनेंट्स को और अच्छे से समझेंगे और प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो पहले कंपाइल कर लीजिएगा और जो यूआरएल मिलेगा उसको कॉपी करेंगे और ब्राउजर में ला करके पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पेस्ट किया इस तरीके से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। लास्ट टाइम हमने फंक्शनल कंपोनेंट वीएस क्लास कंपोनेंट समझा था कि फंक्शनल कंपोनेंट पे कैसे काम करते हैं और क्लास कंपोनेंट में कैसे काम किया जाता है, कौन सा इजी तरीका है काम करने का और कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है काम करने का, वो भी आपने समझा था। और ये भी आपने जाना कि हम फंक्शनल कंपोनेंट को ही लेकर के आगे चलेंगे, यानी कि हम फंक्शनल कंपोनेंट पे ही काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट होगा आपको वीएस कोड में ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। हमारे पास जो एप्लीकेशन था उसका नाम था फर्स्ट टाइप करके। तो ये ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। एसआरसी फोल्डर के अंदर आपने काम किया था app.js में। इसका आउटपुट आपको यहाँ दिख रहा है अभी। तो app.js के अंदर आपने जो भी काम किया होगा सब कुछ हटा दीजिएगा इस तरीके से और एक कांस्टेंट बनाएंगे दोबारा से हम ऐप के नाम से इस तरीके से, यानी कि एक कंपोनेंट बनाएंगे और रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। और मैं यहाँ से कुछ रिटर्न कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर h1 का यूज करके मैंने लिख दिया वेलकम टू माय ऐप इस तरीके से। और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जरूर करेंगे। तो यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे ताकि आउटपुट में ये दिखेगा। जब तक आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आपको इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप इस तरीके से टर्मिनेट करेंगे। आउटपुट जा करके देखेंगे यहाँ पर। तो एक बार पेज रिफ्रेश कीजिएगा, आउटपुट दिख जाएगा वेलकम टू माय ऐप। अब समझिए जरा आगे हमें कैसे काम करना है इस चीज में। मैं अपनी वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ justforcode.in। ठीक है। और ये वेबसाइट है हमारी। इसमें देखिए जरा, ये हेडर है। ठीक है। और ये एक फूटर इसका नीचे की तरफ होगा। ये फूटर है, ये फूटर है। और बीच में जो है ये सब कंटेंट है। जो कोर्स दिख रहा है, ट्रेंडिंग कोर्स या जो भी दिख रहा है, ये सब कंटेंट है। तो हेडर और फूटर किसी भी पेज के, जैसे मैंने अगर कॉन्टेक्ट पे भी क्लिक किया तो हेडर और फूटर सभी का सेम है। ये देखिए फूटर में चेंजेस नहीं हुआ और हेडर में भी चेंजेस नहीं हुआ। कोर्स पे क्लिक करूंगा तो सारे कोर्स दिखेंगे, हेडर और फूटर सेम रहेगा। बाकी बीच का कंटेंट सिर्फ लोड हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। अगर मैं रिव्यूज पे क्लिक करूं तो सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज होगा, बाकी हेडर और फूटर सभी में पेज जो है सेम है। ठीक है। तो जो रिपीट हो रहा है, यानी कि ये जो हेडर है और ये जो फूटर है, ये हमारे एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि लगभग सभी पेज में इसका यूज हो रहा है। तो इसको हम ऐसे डिजाइन करेंगे ताकि ये हमारे काम में आए। रिएक्ट जेएस का यूज करने का मतलब ही यही है, यानी कि अगर आप रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हो और आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से कोड लिखूं ताकि हमारा जो कोड है वो हमारे काम में आ जाए आगे, तो फिर रिएक्ट पढ़ना बेकार है आपके लिए। ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट, यानी कि ऐसा कंपोनेंट बनाना जो रीयूज हो जाए, यानी कि एक बार हमने बना दिया तो उसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। उसी चीज को बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट। ठीक है। अब कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? कंपोनेंट तो आपका एक बन गया, ये इस तरीके से बनता है। हमें एक लेआउट बनाना है, ऐसा कंपोनेंट जो पूरे एप्लीकेशन में लेआउट की तरह काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लेआउट कंपोनेंट। ठीक है। या उसको हम लेआउट बोलेंगे, जो भी है। देखिए कोर्स पे मैंने क्लिक किया तो हेडर और फूटर जो है सेम है। ठीक है। हेडर और फूटर हमारा सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेआउट के अंदर डाल देंगे। और जो बीच का पार्ट है इसी को सिर्फ अपडेट करेंगे। कैसे होगा, जब इस पर हम आगे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो आप वीएस कोड में आ जाइए। देखिए यहाँ पर आ जाइए और एसआरसी फोल्डर जो है, कभी भी एसआरसी फोल्डर के अंदर ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अगर हमें क्योंकि देखिए हमें एक दो लाइन का कोड नहीं लिखना है। अगर हमें एक दो चार लाइन का कोड लिखना होता तो हम एसआरसी फोल्डर के अंदर ही पेज बनाते और काम करते। क्योंकि देखिए एक बड़ा कंटेंट है, अगर इस तरीके का हम बड़ा काम कर रहे हैं
तो एक कोर्सेज का अलग पेज है, कॉन्टेक्ट अस का अलग पेज है, रिव्यूज का अलग पेज है, स्टूडेंट्स का अलग पेज है। इस तरीके से मल्टीपल पेजेज हैं और जो पेजेज हैं उसमें कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़े कोड लिखने हैं हमें। इसलिए कभी भी एसआरसी फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। एसआरसी फोल्डर के अंदर सिर्फ आपका app.jsx रहेगा। अब इसमें जो भी काम करना है, यानी कि अगर हमें बड़े कोड्स लिखने हैं तो उसके लिए कभी भी याद रहे, कभी भी आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बना लेना है। तो जरूरी नहीं है कि हम कंपोनेंट्स के नाम से ही फोल्डर बनाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो। तो जनरली जो हम रिएक्ट में काम करते हैं, जैसे ये कोर्स दिख रहा है तो ये कोर्स एक कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर हम कॉन्टेक्ट की बात करें तो कॉन्टेक्ट एक कंपोनेंट है। रिव्यूज की बात करें तो रिव्यूज क्या है, एक कंपोनेंट है। इसी तरीके से होम में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अलग अलग चीजें। ये आपका एक कंपोनेंट अलग हो गया, ये आपका एक अलग कंपोनेंट हो गया, ये आपका अलग कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोड है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। अगर हम फ्यूचर में उसमें एडिटिंग वगैरह करें या इस चीज को हम यहाँ से उठा करके ऊपर इसके ऊपर करना चाहें तो सिर्फ मूवमेंट से, यानी कि एक लाइन का जो कोड है उसको हम ऊपर कर देंगे तो ये पूरा कोड हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका बेहतर यूज आप तभी समझ पाएंगे जब हम इस पर और आगे काम करेंगे तब। ठीक है। तो फिलहाल जिस तरीके से मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम करना है और उसी तरीके से सोचना भी है आपको। तो मेन चीज होता है प्रोग्रामिंग में सोचना, समझना। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बड़ी बात नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। ठीक है। हमने एरे सीखा, हमने लूप पढ़ा, हमने कंडीशन पढ़ा, तो उसका यूज क्या है, कहाँ यूज होगा, वो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह जब बनाएंगे तो उसका बेहतर यूज आपको समझ में आएगा। और एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज अभी आपको दिखेगा आज के इसी लेक्चर में। ठीक है। तो चलो जरा, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब भी आपको कोई भी काम करना है, बड़ा काम करना है, तो उसके लिए कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बनाना हो बाहर की तरफ। एसआरसी के अंदर नहीं बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। तो एक फोल्डर बनाइएगा इस तरीके से कंपोनेंट्स के नाम से। तो जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट्स के नाम से आप जो है यूआई के नाम से बना लो या किसी भी नाम से बना लो। जनरली हमारा रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट्स बोलते हैं अपने अलग अलग काम को, इसलिए हम कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर बना लेते हैं ताकि इसमें हमारा सारा कंपोनेंट्स रहेगा। ठीक है। अब इसमें मुझे लेआउट के नाम से एक फोल्डर बनाना है क्योंकि लेआउट का मुझे एक अलग कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं एक टीएक्सटी फाइल बना देता हूँ ताकि फोल्डर स्ट्रक्चर अब मैं क्यों बना रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं लेआउट के नाम से फोल्डर बना देता हूँ। तो कंपोनेंट का फोल्डर है, इसलिए हमेशा याद रहे जब भी कंपोनेंट का फोल्डर बनाए तो फर्स्ट लेटर कंपोनेंट के फोल्डर का कैपिटल रखें। ठीक है। अब देखो लेआउट इसके बगल में चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके नीचे आए तो इसमें एक फाइल होना चाहिए कोई भी, तो मैं एक टीएक्सटी फाइल बना देता हूँ ऐसे डमी txt.txt बना देता हूँ इस तरीके से, ताकि ये लेआउट हमारा नीचे की तरफ। ठीक है। अब ये जो हमारा लेआउट फोल्डर है इसके अंदर मुझे एक फाइल बनाना है index.jsx के नाम से। कभी भी याद रहे, बस फोल्डर का नाम आपको ढंग से रखना है। ये लेआउट कंपोनेंट है तो फोल्डर का नाम आप लेआउट रखिए और उसके अंदर हमेशा index.jsx के नाम से फाइल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स है। ठीक है। तो कोर्स अगर हमें कंपोनेंट बनाना है कोर्स के लिए तो हम फोल्डर का नाम रखेंगे कोर्स और फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, कंपोनेंट है तो। ठीक है। और उसके अंदर फाइल बनाएंगे index.jsx के नाम से। इसी तरीके से अगर कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट बनाना है तो फोल्डर का नाम रखेंगे कॉन्टेक्ट, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे और उसके अंदर बनाएंगे index.jsx के नाम से फाइल। तो फोल्डर के अंदर हमेशा index.jsx के नाम से ही फाइल बनाएंगे, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप index.jsx के नाम से बनाओ, लेकिन बनाओ, ये अच्छा है, ये अच्छा अप्रोच है कि आप index.jsx के नाम से ही फोल्डर बनाओ, सॉरी फाइल नहीं बनाओ सभी फोल्डर में। ठीक है। आगे आपको इसका और बेहतर यूज समझ में आएगा जब हम इस पर और आगे काम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमें क्या काम करना है समझिए जरा। अब लेआउट में मुझे एक कंपोनेंट बनाना है लेआउट के नाम से, तो मैंने लेआउट इसका नाम रख दिया। ठीक है। और इसको मैं अभी ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड कर करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट तरीके से एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसको कहीं इंपोर्ट करके यूज कर सकें। जब तक आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आप कहीं पर भी इंपोर्ट करके यूज नहीं कर सकते हो। तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम दूसरे पेजेस में इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकें। रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा मैंने एक पैरेंथेसिस असाइन किया, एक डिव लूंगा इस तरीके से और इस डिव में मैंने h1 का यूज किया। मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से हेडर और इसी h1 को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से फुटर। तो ये हेडर है, ये फुटर है। ठीक है। अभी ये कहाँ दिखेगा, अभी ये आपको आउटपुट में कहीं पर भी नहीं दिखेगा। अब मुझे यहाँ शो करना है। ठीक है। जहाँ ये शो हो रहा है तो क्या करूंगा, ये जो लेआउट है इसको इंपोर्ट करूंगा। कहाँ इंपोर्ट करूंगा, app.jsx में। ये जो app.jsx है इसमें, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे और ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट लेआउट।
ठीक है। तो ये जो लेआउट है हमारा वो इंपोर्ट हो जाएगा। एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, कंपोनेंट्स फोल्डर है और उसके अंदर है लेआउट। आपको उसके अंदर का जो फाइल है index.jsx लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप index.jsx के अलावा कोई और नाम देते तो फिर लिखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप layout.jsx नाम से फाइल बनाते तो यहाँ पर आपको लेआउट डॉट यानी कि लेआउट लिखना पड़ता। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि हमें अगर इंडेक्स के नाम से फाइल बनाते तो हमें फाइल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ लेआउट, और वो ऑटोमेटिकली index.jsx जो फाइल है उसको रीड कर लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो है लेआउट का यूज करना है, तो मैं ये कंटेंट हटाऊंगा और यहाँ पर मैं लेआउट को इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा। तो ये लेआउट एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ नोटिस कीजिए, हमारा रिफ्रेश करेंगे तो हेडर और फूटर दिख जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये हेडर है, ये फूटर है। ये कंटेंट अगर आप चाहते हो डायनेमिक रखना, फॉर एग्जांपल फूटर में आप कुछ भेजना चाहते हो, यानी कि फूटर में आप कुछ और दिखाना चाहते हो, हेडर में कुछ और दिखाना चाहते हो, इस तरीके का कुछ अगर आप करना चाहते हो तो यहीं से आप कुछ भेज सकते हो। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर जो है हेडर के लिए एक प्रॉपर्टी सेट किया, इसे हेडर के नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया और इसका बोल मैं यहाँ से भेज देता हूँ जस्ट फॉर कोड, और मैं फूटर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करता हूँ और इसमें भेज देता हूँ हेलो आई एम फूटर। ठीक है। तो प्रॉपर्टी कभी भी याद रहे, जब भी आप यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, तो जब हम नॉर्मल HTML में काम करते हैं तो इस चीज को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं यानी कि रिएक्ट के अंदर, तो इस चीज को हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी बोलेंगे, चाहे वो आप कोई स्टाइल लगा रहे हो, यानी कि अगर आप स्टाइल वगैरह भी अप्लाई कर रहे हो तो उस चीज को आप प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है। या कोई भी आप चीज जैसे होता है ना कि हम वहां पर जो है HTML में जब काम करते थे हम क्लास ID इस तरीके के एट्रीब्यूट्स का यूज करते थे, तो यहाँ पर भी आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उस चीज को हम एट्रीब्यूट ना बोल करके प्रॉपर्टीज बोलेंगे, प्रॉप्स भी बोल सकते हैं, शॉर्ट हैंड में प्रॉप्स बोलते हैं। अब ये जो हमने हेडर और फूटर भेजा इसको रिसीव करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर शो कर पाएंगे। फिलहाल आपने भेजा बट आपने रिसीव नहीं किया, तो रिसीव कहाँ करेंगे, इसमें आपने भेजा है तो इस लेआउट का जो कंपोनेंट होगा उसमें आप रिसीव कर सकते हो उस चीज को। तो रिसीव करने के लिए लेआउट वाले में आ जाएंगे और इसके पैरेंथेसिस में हम रिसीव कर सकते हैं उसको, यानी कि ये जो आपने डेटा भेजा इसका यूज करते समय वो आप यहाँ रिसीव कर सकते हो, यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में। तो किसी भी नाम से आप प्रॉपर्टी में रिसीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉप्स के नाम से रिसीव कर लिया, तो जरूरी नहीं कि प्रॉप्स किसी भी नाम से, आपका नाम अनूप है तो आप अनूप के नाम से रिसीव कर लो, आपका नाम अमित है तो अमित के नाम से रिसीव कर लो, या आप भेज रहे हो लेआउट के अंदर हेडर तो आप यहाँ पर हेडर रिसीव कर लो। इस तरीके से आप कोई भी नाम दे सकते हो, डेटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी देना है दे दो। ठीक है। अभी रिसीव हो चुका है यहाँ पर, अगर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो जो आपने भेजा वो दिखेगा, कंसोल डॉट लॉग डेटा। अगर हम डेटा को कंसोल करें तो नोटिस कीजिएगा जो हमने भेजा वहां से वो हमें कंसोल में दिखेगा। एक एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंसोल करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। ये देखिए फूटर आ गया और हेडर आ गया जो आपने भेजा। अब अगर आपको इसका यूज करना है यहाँ पर तो क्या करेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिखेंगे डेटा डॉट फूटर, सॉरी डेटा डॉट हेडर, सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे हेडर, और यहाँ हमें फूटर लिखना है तो यहाँ पर करली ब्रैकेट और डेटा डॉट फूटर इस तरीके से एक्सेस कर लेंगे। तो जो हेडर और फूटर में आपने भेजा वहां से वही आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए हमने जस्ट फॉर कोड लिखा था तो यहाँ जस्ट फॉर कोड दिख गया, हमने लिखा था हेलो आई एम फूटर तो यहाँ पर हेलो आई एम फूटर लिख के आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लाइन को रिपीट करें, मैंने इसको रिपीट किया, ठीक है, मैंने इस चीज को रिपीट किया और मैं यहाँ पर अच्छा रिपीट कर रहे हैं तो देखिए ये मैंने क्या कहा, जब भी आप मल्टीपल लाइन का कोड लिखते हो, अब मल्टीपल लाइन हो रहा है, ये एक लाइन था तो अभी तक चल रहा था, अब ये मल्टीपल लाइन हो रहा है तो इसको किसी फ्रेगमेंट में रखेंगे या इसके किसी कंटेनर में रखेंगे, तो हमने एक फ्रेगमेंट बनाया उसमें डाल दिया। ठीक है। हमने फर्स्ट लेआउट का जब यूज किया तो हमने ये चीज भेजा, हम सेकंड टाइम जब लेआउट का यूज कर रहा हूँ तो मैं कुछ और भेजूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम सेकेंड लेआउट। ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम सेकंड फुटर। बस ये समझाने के लिए, अभी ये सब कोई काम का नहीं है बट मैं समझा रहा हूँ कैसे डेटा रिसीव होगा, ये समझना आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दूसरी बार आया, यानी कि दूसरी बार आपने रिपीट किया तो उसी के नीचे दिखा आई एम सेकंड लेआउट, आई एम सेकंड फुटर। ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका कलर वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसका जो कलर रखना है आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने डेटा में रिसीव किया। ठीक है। इस चीज को आप और सॉर्ट कर सकते हो, कैसे, एक कांस्टेंट बना लो जरा इस तरीके से, आपको मालूम है कि आप क्या भेज रहे हो, फूटर भेज रहे हो
और क्या भेज रहे हो, हेडर भेज रहे हो, है ना। इसको आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हो डेटा के अंदर से। इस डेटा के अंदर से आपने इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया। अब यहाँ पर डेटा डॉट हेडर या डेटा डॉट फूटर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हेडर और फूटर लिख सकते हो इस तरीके से। तो अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था, ये देखिए, ठीक है, अभी भी वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। अब इस चीज को और ज्यादा सॉर्ट कर सकते हो। ये जो आपने यहाँ डी स्ट्रक्चर किया, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट मालूम होगा तब आपको मालूम होगा कि ये डी स्ट्रक्चर हो रहा है। यानी कि डी स्ट्रक्चर के बारे में आपको तभी मालूम चलेगा जब आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हो और जावा स्क्रिप्ट में आपको किसी ने पढ़ाया हो, इसके बारे में किसी ने बताया हो। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर से आप इस चीज को डी स्ट्रक्चर कर रहे हो। तो डी स्ट्रक्चर जब कर रहे हो तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऑलरेडी है, वो हमने कंसोल भी किया था। तो इसको और ज्यादा सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये जो आपने यहाँ डी स्ट्रक्चर किया, इसको आप इसी में डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। ये जो पैरेंथेसिस है यहीं पर डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर लो, ठीक है, यहीं पर हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया। नोटिस कीजिए अभी भी ये वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो किसी पैरामीटर में रिसीव कर लें, उसके बाद उसके अंदर से रीड कर लें, या आप चाहें तो पैरामीटर में रिसीव करने के बाद यहाँ डी स्ट्रक्चर कर लें जैसे अभी हमने किया था, या आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं पर डी स्ट्रक्चर कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका काम। अब देखो जरा, अब एक और चीज समझने वाली बात ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से फूटर नहीं भेज रहा हूँ। ये पहली बार जब मैंने लेआउट पेज किया तो मैं फूटर का वैल्यू फूटर भेज ही नहीं रहा, मैंने फूटर कुछ नहीं भेजा। तो अब क्या होगा, नोटिस कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं आया, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं आया। अगर आप चाहते हो कि अगर कोई फूटर नहीं भेज रहा है, अगर कोई फूटर नहीं भेज रहा है, उसका कोई डिफॉल्ट फूटर आ जाए, तो यहाँ पर आप पहले से इसका कुछ वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका पहले से कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फूटर। और याद रहे जब आप इस तरह से डी स्ट्रक्चर करो तो इसको लास्ट में लिखेंगे, और इसका वैल्यू के साथ कुछ डिफाइन कर रहे हो तो आप इस चीज को लास्ट में डिफाइन करेंगे हमेशा, ठीक है। तो मैंने अगर नहीं भेजा तो यहाँ पर फूटर लिख के आ जाएगा, ये देखो फूटर आ गया, ठीक है। आई एम सेकंड फूटर में भेज रहा हूँ तो वहां पर आई एम सेकंड फूटर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से भी फूटर ना भेजूं तो नोटिस कीजिए वो फूटर दिखेगा जो आपने डिफॉल्ट बना रखा है। तो अगर आप नहीं भेजेंगे तो डिफॉल्ट आप वैल्यू सेट कर सकते हो उसके लिए, अगर आप सेट करना चाहें तो। अगर कोई नहीं भेज रहा है तो डिफॉल्ट फूटर इस तरीके से वहां पर दिख जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप ऐसी कोई चीज कंपलसरी नहीं है, जैसे कि कई बार हमें कई कई चीजें कंपलसरी रखना होता है, उसको भेजना ही भेजना है, और कई बार हमें कुछ चीजें डिफॉल्ट रखना होता है कि नहीं भी भेजेंगे तो उसका डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कि उसका, जैसे अभी हमने नहीं भेजा फूटर तो डिफॉल्ट फूटर ये दिखेगा, वही अभी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि आप कंपोनेंट का यूज करते समय, ये कंपोनेंट हमने बनाया, इसका यूज हमने यहाँ किया, और कंपोनेंट का यूज करते समय हम डेटा कैसे भी पास करेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप कोई स्ट्रिंग पास करो, आप अरे अरे ऑब्जेक्ट्स, बड़े से बड़ा जो भी डेटा है आपके पास वो पास कर सकते हो। और याद रहे जिस भी नाम से आपने प्रॉपर्टी बनाया है उसी नाम से यहाँ पर डी स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। अगर आपने हेडर के नाम से बनाया है तो हेडर के नाम से ही डी स्ट्रक्चर करेंगे। अगर इसमें जरा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ये काम नहीं करेगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर एरर आ जाएगा, जो आपने डी स्ट्रक्चर किया है वो उसको मिलेगा नहीं, और उसके वजह से एरर आ जाएगा। ये देखिए रेफरेंस एरर, हेडर इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो आपने हेडर यूज किया वो इज नॉट डिफाइंड यहाँ पर, ठीक है। ये हमने, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे हम, ठीक है। अब ये एक्सेस कर रहा है इस चीज को, नोटिस कीजिए। तो ये तो चलेगा लेकिन रिसीव नहीं होगा, ये देखिए डेटा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, डेटा रिसीव नहीं हुआ। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप सक्सेसफुली डेटा रिसीव करना चाहते हो तो जो नाम आपने यहाँ दिया है उसी नाम से यहाँ पर आपको डी स्ट्रक्चर करना है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि उसी नाम से, सेम नाम से यहाँ पर आप डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आप डी स्ट्रक्चर कर रहे हो तो इस तरीके से, और यहाँ पर आपको डेटा दिख जाएगा। चलिए जरा इसको और ज्यादा हम अच्छे से समझेंगे और अच्छा इसका बेहतर यूज क्या है वो समझेंगे। फिलहाल फिलहाल ये जो लेआउट है यहाँ हमें इसका यूज नहीं करना है, इसको हटा दीजिए तो अभी आउटपुट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा ये जो जस्ट फॉर कोड है इसका हेडर इस तरीके से डिजाइंड है और इसका फूटर इस तरीके से डिजाइंड है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे हेडर डिजाइन करना है और फूटर भी डिजाइन करना है कुछ इसी तरीके से उसका। तो यहाँ फिलहाल इस चीज को डिजाइन रखिए और इसमें कुछ भेजिए मत, एक ही बार यूज करिए लेआउट को एक ही बार यूज करेंगे, इसमें कुछ भेजेंगे नहीं और ना ही यहाँ पर कुछ रिसीव करेंगे। फिलहाल मैंने ना ही भेजा है और ना ही रिसीव किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा एक डिप हो गया, इसके अंदर मैं एक डिप बना लूंगा, एक और डिप बना लूंगा, एक और डिप बना लूंगा, तो मैंने 3 डिप बना लिया।
पहला वाला जो डिव है उसमें क्लास नेम का यूज करके हेडर का यूज, यानी कि हेडर डिफाइन। अच्छा, यहाँ क्लास नहीं लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं क्लास लगाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी क्लास नहीं लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, इसी ध्यान रहे। और इसमें मैंने क्लास नेम का यूज करके डिफाइन कर दिया, ये हमारा सेक्शन हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया फुटर, तो क्लास नेम फुटर। ठीक है, अब मुझे इसको डिजाइन करना है, तो पहला तरीका ये है कि इसका सीएसएस का काम हम यहीं पर कर दें। दूसरा तरीका यह है कि हम इस लेआउट के लिए एक सीएसएस का फाइल बना लें, तो सीएसएस का फाइल हम इसी में बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फाइल का नाम भी आप इंडेक्स डॉट सीएसएस रख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, हम लेआउट डॉट सीएसएस के नाम से फाइल बना लेंगे। ठीक है, तो फाइल का नाम लेआउट डॉट सीएसएस रखिएगा, क्योंकि और भी फाइलें बनेगी इसमें, इसलिए हम लेआउट डॉट सीएसएस के नाम से फाइल बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे हेडर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने हेडर को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने सीएसएस में काम किया होगा प्रीवियसली एचटीएमएल सीएसएस में, वैसे ही आपको काम करना है। बस आपको यहाँ कोई क्लास देना है और उसको डायरेक्टली इस तरीके से सेलेक्ट करना है सीएसएस में, और इसका भी डिफाइन करना है। तो मैंने भी डिफाइन कर दिया इस तरीके से 100%। हाइट में डिफाइन करता हूँ इसका 70 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर में डिफाइन करूंगा इसका वाइट, और इसके साथ साथ मैं बॉक्स शेडो भी डिफाइन करूंगा। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, इसमें मुझे समझाने की जरूरत ना पड़े, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो 0 पिक्सल और 16 पिक्सल HDDD, ये मैंने कलर डिफाइन कर दिया। तो DDD कलर होता है, हेक्स कोड होता है। 0 पिक्सल 16 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया, और इसका पोजीशन में फिक्स रखूंगा, तो पोजीशन का वैल्यू मैंने फिक्स डिफाइन कर दिया, और टॉप से इसको मैं 0 रखूंगा, और लेफ्ट से भी मैं इसको 0 रखूंगा। ठीक है, अभी आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा, अभी आपको यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखिए, ये जो आपका सीएसएस है ये लिंक नहीं है, तो इसका कहाँ यूज करना है, इसका यूज कहाँ करना है, इसका यूज हमें यहाँ करना है, इस वाले पेज में। तो इसको हम इसके साथ लिंक कर देंगे, तो लिंक करने के लिए उस फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट, जहां पर मैं काम कर रहा हूँ वहीं पर सीएसएस फाइल है, इसलिए ऐसे लिखेंगे ./, और लेआउट डॉट सीएसएस, फाइल का नाम जो होगा वो देंगे, लेआउट डॉट सीएसएस नाम है, इसलिए मैंने लेआउट डॉट सीएसएस डिफाइन कर दिया। तो अब ये लिंक हो गया और ये काम करेगा, ये देखिए आ गया हेडर इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे सेक्शन पे काम करना है, तो हमारा जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा सेक्शन वाला क्लास, कॉपी कीजिए और यहाँ आ जाइए सीएसएस में, और डॉट ला करके हम सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें डिफाइन कीजिएगा विथ जो है 100% इस तरीके से, और हाइट डिफाइन करेंगे, हाइट डिफाइन कीजिएगा इसमें 100 VH, नहीं 100 VH नहीं देंगे, 80 VH दीजिएगा, 70 VH दीजिए। ठीक है, इसे मैंने डिफाइन कर दिया, और बॉक्स शेडो दे दूंगा मैं, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल और 16 पिक्सल और शार्प DDDDD, ये कलर देते हैं। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया, और बैकग्राउंड कलर मैं डिफाइन करूंगा फिलहाल वाइट, इस तरीके से। पहले देख लेता हूँ कैसा ये दिख रहा है, ये देखिए ये आ गया, इसका विद नहीं है तो विद मैंने 10 दिया, 100% देंगे इस तरीके से। ठीक है, नोटिस कीजिए ये जो डब्बा है ये ऊपर से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, क्योंकि इसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, सॉरी इसका पोजीशन फिक्स है। तो ये जो कंटेनर है वो आपका यहाँ से बन रहा है ऊपर से, इसको ऊपर से मूव करने के लिए मार्जिन टॉप चॉइस करेंगे 80 पिक्सल, तो मार्जिन टॉप, और यहाँ पर आप 80 पिक्सल डिफाइन कर दीजिए। तो अब ये ऊपर से मूव हो जाएगा, ये देखिए मूव होकर नीचे आ गया, परफेक्ट। अब इसके नीचे मुझे फूटर बनाना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर डॉट फूटर को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर, तो मैंने #DDDD, ये ब्लैक कलर होता है, नहीं ब्लैक कलर होता है 000, इस टेक्स्ट डिफाइन कीजिएगा। और कलर, इसमें जो टेक्स्ट होगा उसको वाइट डिफाइन करेंगे, और फॉन्ट फैमिली भी चेंज करूंगा मैं, तो मैंने फॉन्ट फैमिली डिफाइन किया इस तरीके से, वरदाना। ठीक है, जरूर नहीं कोई भी फॉन्ट फैमिली आप दे सकते हो, इसमें कोई हाइट नहीं है, तो हाइट इसमें दे देंगे हम 200 पिक्सल, तो हाइट डिफाइन कीजिएगा इस तरीके से 200 पिक्सल, ताकि बैकग्राउंड कलर आपको दिखे। ये आ गया। अब इसमें कुछ लिखना है कंटेंट, तो यहाँ आ जाइए, और यहाँ पर आप डिफाइन कीजिएगा फूटर, ठीक है, नोटिस कीजिए यहाँ पर आपका फूटर हो गया। अब इस फूटर को यहाँ करना है मुझे, तो डायरेक्ट ना लिखिए, आप इसको H1 टैग से लॉक कर दीजिए इस तरीके से, तो फूटर यहाँ दिखेगा आपको। अब ये फूटर मुझे सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में करने के लिए, यानी कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं सारी, हम सीएसएस का यूज नहीं करने वाले हैं फ्यूचर में हम टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे।
हमें इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। फिलहाल हमारा शुरुआती दौर है, इसलिए मैं इस तरीके से काम करवा रहा हूँ। तो बाद में हम इसका यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर में हमारा CSS यूज ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप टेलीविजन वगैरह से क्लास यूज कर पाएंगे। ठीक है, इस सब चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए। नोटिस कीजिए, अब ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ मुझे कंटेंट लोड करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा हेडर को डिज़ाइन कर देता हूँ। तो अभी आ जाइए यहाँ पर हेडर में, ये रहा हेडर। इसमें एक डिव ले लेंगे। इस डिव में मुझे क्या करना है, एक IMG लेना है, यानी कि इमेज टैग लेना है, और यहाँ पर मुझे लोगो सेट करना है। तो लोगो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा लोगो। राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये लोगो का URL है, कॉपी किया मैंने, यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो SRC है, ये HTML में हम बोलते थे इसको एट्रीब्यूट, यहाँ हम क्या बोलेंगे, प्रॉप्स, यानी कि प्रॉपर्टी। और विद प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और इसमें डिफाइन कर दूंगा मैं 40 पिक्सल। ठीक है, तो नोटिस कीजिए, यहाँ आ गया लोगो। ठीक है, लोगो आ गया, और इसी इमेज के ठीक नीचे आप यहाँ पर H1 का यूज करके फिलहाल जस्ट फॉर कोड डिफाइन कीजिए। तो जस्ट फॉर कोड जो हमने लिखा वो यहाँ दिखेगा। ये दोनों एक दूसरे के बगल में दिखना चाहिए और सेंटर में दिखना चाहिए। तो ये जो डिव है ये वाला, इसमें आप क्लास नेम का यूज कीजिएगा, और इसमें ब्रांड हाइफन नेम ये क्लास दे दीजिए। अब इसको कॉपी करेंगे और उसको सेलेक्ट करके काम करेंगे। तो लेआउट डॉट CSS में आइएगा, ये आपका हेडर से रिलेटेड काम है। इसी के नीचे डॉट हेडर, इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके अंदर से ब्रांड नेम को सेलेक्ट करेंगे, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इस तरीके से, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसमें गेप देंगे, तो गेप हाइफन 20 पिक्सल का दे दीजिए, और यहाँ पर आइटम्स हाइफन सेंटर डिफाइन कीजिएगा। तो आइटम्स सेंटर, यानी कि अलाइन आइटम सेंटर होता है, ये डिफाइन करेंगे। तो ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा, तो नोटिस कीजिए। ठीक है, इधर से मुझे गेप चाहिए ये साइड से, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा है इसमें मैं पैडिंग लेफ्ट से देता हूँ। तो पैडिंग लेफ्ट मैंने डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल। ठीक है, तो नोटिस कीजिए ये साइड से गेप आ गया। अच्छा, ये चीज़ सेंटर में नहीं है, ये चीज़ परफेक्ट सेंटर में नहीं है, तो इसके लिए इसका भी आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है इस तरीके से, और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना है, स्पेस अराउंड नहीं, स्पेस बिटवीन करना है, और अलाइन आइटम्स का यूज करना है, और इसका वैल्यू आपको सेंटर करना है। परफेक्ट सेंटर में अब ये आ जाएगा, नोटिस कीजिए अब ये सेंटर में। ठीक है, ये साइड मुझे कुछ मेन्यू शो करना है, तो मेन्यू के लिए यहाँ पर आ जाइए इसमें, और ये जो डिव है इसके ठीक नीचे UL को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम li/5, मैंने 5 li बनाना है, तो मैंने li/5 किया, और सभी में मैं एक साथ जाऊंगा, यानी कि सभी एलाइज में मैं एक साथ जाऊंगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पर फिलहाल मैंने होम लिखा, दूसरे में मैंने लिखा इस तरीके से अबाउट अस। तो जो कंटेंट आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने कॉन्टेक्ट अस लिखा इस तरीके से, और फिर मैंने लिख दिया फीडबैक्स, और फिर मैंने लिख दिया सर्विसेज। एक और मैंने लिखा इस तरीके से लॉग। तो ये जो कंटेंट है वो इधर दिखेगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो मेन कंटेनर है आपका, उसमें आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, और ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स किया और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर रखा है, इसी की वजह से वो वहां दिख रहा है। मैंने हटा दिया तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अगर आप ये चीज लगाएंगे तो ये आपका इधर दिखेगा। अब इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए देखिए कैसे डिजाइन करेंगे। इसी हेडर के अंदर से आपको सेलेक्ट करना है, तो डॉट हेडर, और इसके अंदर से UL, तो UL को सेलेक्ट करिएगा, सबसे पहले इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कीजिएगा ताकि सब एक साथ आ जाए, यानी कि एक लाइन में आ जाए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स अगर आप इसका करेंगे तो देखिए आ गया। सभी में गेप देंगे, तो गेप के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसका यूज करके 20 पिक्सल का मैंने गेप दिया, तो सभी में गेप आ जाए। ये देखिए गेप आ गया। अब ये बुलेट्स नहीं चाहिए, और ये हमें राइट से मूव करना है UL को, तो मार्जिन राइट का यूज कीजिएगा, और मार्जिन राइट इसे भी डिफाइन करेंगे, मैंने 60 पिक्सल डिफाइन कर दिया। तो ये ठीक है, अभी परफेक्ट। अब बुलेट्स वगैरह रिमूव करेंगे और इसको डिजाइन करेंगे। तो UL के अंदर से LI, तो ये चीज हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर से LI को सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट स्टाइल नन करेंगे। अब आपको ये सब मालूम ही नहीं होगा तो कैसे काम करोगे कि बुलेट्स कैसे रिमूव होगा। अब यही तो मैं बोल रहा हूँ, HTML CSS की बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए आपको। ये देखिए बुलेट्स रिमूव हो गया। ठीक है, अब इस पर काम करना है मुझे, इस पर होवर वगैरह लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी किया, इसी पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं होवर डिफाइन करूँगा इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली जरा चेंज कर दिए, तो फ़ॉन्ट फैमिली का यूज करेंगे, और वरदाना ये फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन कर देंगे। होवर होने पे क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए।
ठीक है। बॉर्डर रेडियस होना चाहिए 10 पिक्सल का इस तरीके से, और जो है टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, तो कलर के नाम से प्रॉपर्टी इसका कलर वाइट डिफाइन कीजिए। तो नोटिस कीजिए अब ये कैसे होगा जब हम होवर करेंगे। ये देखिए ऐसा दिखा। थोड़ा सा पैडिंग देंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखे, तो इसी में पैडिंग दे दीजिए। इसी पैडिंग का यूज करके 13 पिक्सल डिफाइन कीजिए। तो अब जब आप होवर करेंगे नोटिस कीजिए कुछ इस तरीके से दिखा। थोड़ा सा स्मूथनेस होना चाहिए, तो इसी में ट्रांजिशन का यूज करेंगे। अब ये सब आपको मालूम ही नहीं है तो कैसे यूज करोगे? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पढ़ के आना चाहिए आपको लोग, यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप इसमें काम कर पाएंगे। तो 0.2 ईयर्स ईज इन आउट ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो अब ट्रांजिशन देने की वजह से जो आपका होवर हो रहा था वो थोड़ा स्मूथनेस आएगा उसमें, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। तो हमारा हेडर बन गया, ये हमारा फुटर बन गया। अब यहाँ सेक्शन, ठीक है, कंटेंट। तो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन वाला पार्ट, ये हमारा हेडर हो गया, और ये हमारा हो गया फुटर, और ये हमारा सेक्शन। इसमें हमें लिखना है होम पेज। तो मैंने अगर यहाँ पर अगर H1 टाइप करके और ऐसे लिख दिया वेलकम टू होम पेज, यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू होम पेज, तो इसमें तो वेलकम टू होम पेज दिख जाएगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा पैडिंग देंगे तो लेआउट में आइएगा, और जो सेक्शन है उसमें पैडिंग दीजिएगा। तो पैडिंग का यूज करेंगे, और इसमें मैंने निशान कर दिया 20 पिक्सल पैडिंग। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखा। 20 पिक्सल ना दे करके उसको कम करेंगे, मैं सिर्फ 8 पिक्सल का पैडिंग देगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ये किसी काम का नहीं रहा। अगर आपने वेलकम टू होम पेज डायरेक्ट यहाँ लोड कर दिया तो ये आपका लेआउट किसी काम का नहीं है। फिर अबाउट पे ये नहीं खुल पाएगा। मैं चाहता हूँ अबाउट पे जब मेरा अबाउट वाला पेज खुले तो वेलकम टू अबाउट आए, होम पेज खुले तो वेलकम टू होम पेज आए। यदि ये अबाउट अबाउट वाला पेज में एक्सेस करूँ तो वेलकम टू अबाउट आए। इस तरीके से मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो कंटेंट लोड करना है वो डायनेमिक लोड करना है। यहाँ पर ये कंटेंट हमारा डायनेमिक लोड होगा। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कैसे डायनेमिकली यहाँ पर कंटेंट आएगा। अभी तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखना है। अब यहाँ कैसे डायनेमिक आएगा वो समझ लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा आपको, जब भी आपको काम करना है याद रहे, जैसे हमें इस तरीके से कोई काम करना है तो होम का जो कंपोनेंट है वो अलग बनेगा, सोर्स का कंपोनेंट अलग बनेगा, कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट अलग बनेगा, रिव्यूज का अलग बनेगा। इसी तरीके से हमारा होम का कंपोनेंट अलग बनेगा, जो हमें होम पेज में शो करना होगा वो होम के कंपोनेंट में, जो हमें अबाउट अस में शो करना होगा वो अबाउट अस वाले कंपोनेंट में, जो हमें कॉन्टैक्ट अस में शो करना होगा वो कॉन्टैक्ट अस वाले कंपोनेंट में। इसी तरीके से फीडबैक में और सर्विसेज के लिए कंपोनेंट अलग बनेगा। तो सभी का कंपोनेंट्स हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कैसे काम करना है। तो फिलहाल यहाँ पर आइएगा और नोटिस कीजिए, ये जो आपका कंपोनेंट फोल्डर है इसमें हम होम के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। तो मैंने क्या कहा, कंपोनेंट का जब भी फोल्डर बनाए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें। तो ये होम हो गया। अब इसके अंदर हमेशा index.jsx के नाम से फाइल बनाएंगे, याद रहे। ठीक है, तो index.jsx भी हो गया। अब क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से होम पेज के नाम से। तो जरूरी नहीं कि होम पेज के नाम से, आप किसी भी नाम से कॉन्स्टेंट बना सकते हो। ये जो कॉन्स्टेंट नेम है, यानी कि कंपोनेंट का नाम कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन अगर होम पेज के लिए आप काम कर रहे हो तो इसका नाम अबाउट अस क्यों रखना, इसका नाम अपने नेम पे क्यों रखना, इसका नाम फीडबैक पे क्यों रखना? मीनिंगफुल रखने के लिए इस चीज को हम उसी नाम से देंगे, ताकि फ्यूचर में हमें पता चले कि ये किसका कंपोनेंट है। मान लीजिए आपने होम पेज के कंपोनेंट का नाम रखा है फीडबैक, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। फिर आपको इंपोर्ट वगैरह करने में, दूसरी जगह यूज करने में इश्यूज आएंगे। फिर आपको ही नहीं मालूम रहेगा कि होम पेज के कंपोनेंट का नाम क्या है। ठीक है, अगर आपने ऐसा रखा होम पेज वाले कंपोनेंट का नाम होम पेज, तो फ्यूचर में आपको कभी भी याद रहेगा कि होम पेज वाला कंपोनेंट हमारा होम पेज के नेम से है। तो नाम रखने के लिए आप कुछ भी रख दो, उससे इशू नहीं है। लेकिन एक मीनिंगफुल नाम आपके लिए बेनिफिशियल है फ्यूचर में एडिटिंग वगैरह करने के लिए, या फ्यूचर में अगर आप इसी कोड को किसी दूसरे को देते हो, किसी दूसरे डेवलपर को देते हो काम करने के लिए, तो वो भी आसानी से समझ पाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर होम पेज को एक्सपोर्ट कर देंगे। सिंपल, पहला काम यही करना है, कॉन्स्टेंट बनाना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद रिटर्न कीवर्ड का करेंगे, पैरेंथेसिस रिटर्न करेंगे, और जो वहां वेलकम टू होम पेज लिखे थे वो यहाँ लिखेंगे। अब देखो जरा, तो ये जो वेलकम टू होम पेज है वो मुझे यहाँ शो करना है, यहाँ पर इसके हेडर और फुटर के बीच में कैसे जाएगा वहां पर, समझिए जरा। पहले तो ये जो होम पेज है, ये वेलकम टू होम पेज, वो हमें यहाँ शो करना है ऐप में, यानी कि app.jsx में। तो पहले तो आप app.jsx में जाओ, कहाँ गया, SRC के अंदर होगा app.jsx, ये रहा। अभी लेआउट हो रहा है, आपको होम पेज भी इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट की बात करेंगे और होम पेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे।
तो होम पेज के नाम से मैंने बनाया इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें मिल जाएगा कंपोनेंट्स फोल्डर, इसी के अंदर है हमारा होम फोल्डर, ठीक है। अब ये जो होम पेज है इसको ही आपको यूज करना है। तो अगर हम लेआउट के नीचे ऐसे होम पेज का यूज कर लें तो दिख तो जाएगा। अब मल्टीपल देखिए इसके नीचे लेआउट के नीचे दिखेगा वो चीज, एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, नोटिस कीजिए लेआउट के नीचे दिखा वेलकम टू होम पेज, लेकिन मुझे शो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो लेआउट कभी भी लेआउट आपका यहाँ शो नहीं होता है, यहाँ पर लेआउट का यूज नहीं करते। ऐसा कोड जो सभी कंपोनेंट में रिपीट होगा उसको हम उसी कंपोनेंट में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इस कोड का यूज हमें होम पेज में है तो इसको हम होम पेज में ही यूज करेंगे, हमें app.jsx में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये app.jsx में ये नहीं रखेंगे। तो अभी यहाँ पर दिखाइए वेलकम टू होम पेज, लेकिन लेआउट कहाँ गया? अब देखो क्या होगा, लेआउट के अंदर अगर आपको इसको डालना है यानी कि जो आपका कंटेंट है वो लेआउट के अंदर आना चाहिए, तो देखो यहाँ आ जाओ और जो आपका कंपोनेंट है होम पेज वाला उसमें आ जाओ, इसमें आपको लेआउट को इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो इंपोर्ट की वर्ड यूज करिएगा और लेआउट को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो कंपोनेंट्स फोल्डर, नहीं ये कौन सा फोल्डर, होम है, हाँ ये है ना, यहीं पर है लेआउट, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये लेआउट आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट हो गया तो ये जो कंटेंट है वो लेआउट के अंदर डालेंगे, तो ऐसे लेआउट को स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि लेआउट को हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से क्लोज करेंगे, और ये जो कंटेंट आपने लिखा वो यहाँ डालेंगे लेआउट के बीच में, यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर लीजिएगा यानी कि सही से। तो लेआउट स्टार्ट करेंगे, लेआउट को क्लोज करेंगे और यहाँ कंटेंट डालेंगे वेलकम टू होम पेज। तो अभी भी ये नहीं दिखेगा, अभी तो आपका सिर्फ लेआउट दिखा, अब ये कंटेंट कैसे दिखेगा? अब याद रहे देखिए, हम यहाँ से जब कुछ भेजते थे हेडर के नाम से तो उसका रिसीविंग का तरीका अलग है, अभी भी ये कंटेंट उसमें जा रहा है, इसको भी उसी तरीके से रिसीव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, इसको हम किस नाम से रिसीव करें? तो बाय डिफॉल्ट आपको एक नाम मिलता है चिल्ड्रन, यानी कि अगर आप लेआउट कंपोनेंट के अंदर कुछ भी डाल रहे हो तो वो चिल्ड्रन से आप रिसीव कर सकते हो, वो डिफॉल्ट नेम है, उसमें आप स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं कर सकते, ये चीज चिल्ड्रन के नाम से। और अगर आप यहाँ से कुछ भेज रहे थे, जैसे आपने हेडर लिखा तो उसको आप हेडर के नाम से, जैसे आपने यहाँ से फुटर भेजा तो आप फुटर के नाम से रिसीव कर सकते हो। लेकिन इसके बीच में हम कुछ लिख रहे हैं, इसके बीच में लेआउट के बीच में कुछ भेज रहे हैं, तो इस चीज को रिसीव करने के लिए चिल्ड्रन के नाम से प्रॉपर्टी है, उसको डीस्ट्रक्चर करना है लेआउट वाले कंपोनेंट में, ये चीज, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर आ जाओ लेआउट में, index.jsx में, यहाँ रिसीव करेंगे, जैसे आप हेडर फुटर रिसीव करते थे थोड़ी देर पहले, वैसे आप यहाँ पर डेटा के नाम से या किसी भी नाम से रिसीव कर लो। फिर से मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ चीज को, तो console.log और डेटा, ठीक है। अब देखो इसमें चिल्ड्रन के नाम से प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये देखो कंसोल किया मैंने, और यहाँ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ओपन करो, ये देखो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, इसको रीड करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कहाँ रीड करना है? यहाँ पर शो करना है ना, तो डेटा डॉट चिल्ड्रन, इस तरीके से लिख दो डेटा डॉट चिल्ड्रन। नोटिस कीजिए अब आपका वेलकम टू होम पेज यहाँ दिख गया, ठीक है। अब या दूसरा तरीका क्या है इस चीज को रीड करने का, आप ऐसे रीड कर लो, कॉन्स्टेंट बनाओ, डी स्ट्रक्चर करते हुए चिल्ड्रन के नाम से और इसके सामने डेटा डिफाइन कर दो, तो डी स्ट्रक्चर करके और ये चिल्ड्रन आपने डायरेक्ट यूज कर लेना, फिर आपको डेटा डॉट चिल्ड्रन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोटिस कीजिए आ गया, अभी भी वैसे काम हो रहा है। अब अगर आप चाहे तो ये भी ना लिखना पड़े तो यहाँ पर आप डायरेक्ट चिल्ड्रन लिख दो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर करो और इस चीज का यूज यहाँ पर आप कर लो। तो यही तरीका होता है, यही डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर करते हैं उस चीज को और डायरेक्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं। जी बताइए, जी बोलिए। सर अगर हम यहाँ ये होम पेज कंपोनेंट को इंपोर्ट करें तो उस तरह भी हो सकता है ना? क्या चीज? ये होम पेज कंपोनेंट को अगर हम इंपोर्ट करें, ये लेआउट नहीं है? होम पेज कंपोनेंट को हाँ हाँ, यहाँ इंपोर्ट करें। यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ डालना सीधा, ऐसा भी हो सकता है, हाँ हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, अच्छा। सर ये ठीक है। स्ट्रक्चर दोबारा बता दी, इसकी सही से समझ नहीं आई, लेकिन कैसे यहाँ करना अगर है आप इनकी? देखो, सुनो मेरी बात पहले, मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ अगर आपने आपने कहा होम पेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं, मैंने लिखा होम पेज इंपोर्ट हो गया और मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, काम करेगा, नो इशू, नो डाउट, ठीक है, काम किया। यहाँ पर अभी भी वैसे दिखेगा जैसे थोड़ी देर पहले दिख रहा था, ठीक है। यही तो नहीं करना है हमें,
तो ये सिंगल हो गया। फिर अब आप अबाउट के लिए क्या करोगे? अबाउट को यहाँ इंपोर्ट करोगे और अबाउट को कहाँ डालोगे? इसके नीचे। तो ये चीज इंपोर्ट तो हो जाएगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। क्या समझे आप? अगर हमारे पास अबाउट का भी एक कंपोनेंट होता तो उसको कहाँ यूज करते हैं? चलो मैं अभी अबाउट का बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, ये कंपोनेंट फोल्डर है, इसी में मैंने अबाउट का बनाया है। तो अबाउट के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे और इसमें बनाएंगे इंडेक्स डॉट जे सिक्स। और इसमें भी हम कुछ वैसे ही काम करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर मैंने वेलकम टू अबाउट अस लिख दिया इस तरीके से। परफेक्ट। वेलकम टू अबाउट अस। तो ये हमारा अबाउट का कंपोनेंट है, तो ये नाम भी चेंज करेंगे। मैंने अबाउट अस डिफाइन किया इसका नाम, और यहाँ पर भी मैं अबाउट अस को एक्सपोर्ट कर दूंगा इस तरीके से। वेलकम टू अबाउट अस हमने लिखा है। अब अबाउट को हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे ऐप डॉट जे6 में। तो फिलहाल हम राउटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास राउट नहीं है, तो हमें एक एक करके ही कंपोनेंट शो करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो आपका ऐप डॉट जे6 है इसमें जाएंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे अबाउट को। तो मैंने फिलहाल इंपोर्ट किया इस तरीके से अबाउट अस को। और ये होम पेज ना यूज करके मैं सीधा अबाउट अस का यूज कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, एक ही कंपोनेंट यहाँ यूज करेंगे। तो फिलहाल आपका सेम लेआउट दिखेगा इस तरीके से। और यहाँ देखो लेआउट में आपका होम पेज ही दिख रहा है अभी भी। ठीक है। तो अगर आपने लेआउट में कंपोनेंट को यूज किया तो फिर आपका अबाउट अस का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे कभी भी नहीं करते हैं। यहाँ चिल्ड्रन रिसीव करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर चिल्ड्रन डिफाइन करेंगे इस तरीके से। तो अब आप देखिए जरा, अब यहाँ पर क्या आएगा? वेलकम टू। अभी लोड हो रहा है, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लोड होने में टाइम लेगा। तो दोबारा से ओपन कर लेंगे। ये देखिए वेलकम टू अबाउट अस। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर यानी कि ये देखिए यहाँ पर ऐप डॉट जे6 में अगर आप होम पेज भेजेंगे यानी कि होम पेज, तो वहाँ पर क्या दिखेगा? वेलकम टू होम पेज। ये देखिए वेलकम टू होम पेज। अगर आप अबाउट अस वाला यूज करेंगे तो वेलकम टू अबाउट अस। ठीक है, इस तरीके से। परफेक्ट जी, बोलिए। ये लेआउट जो आपने यूज किया है ना, तो ये वो कंपोनेंट आपने यूज किया है, ये अबाउट में। हम्म। हेलो सर। ये सर जो मैं कुछ बोल कंपोनेंट सकता हूँ सर? लेआउट हमने बनाया है, एक मिनट एक मिनट, एक एक लोग बोलोगे तब होगा ना। हाँ पहले तुम बोलो। हाँ ये बताओ क्या जो कहेगा। थोड़ा तेज बोलो भाई, लेआउट तुम्हारी कम आवाज तो आती नहीं है, थोड़ा तेज ही बोलो। लेआउट कंपोनेंट हमने बनाया है ना, हम्म। इसका जो कंटेंट, हाँ तो और ये क्या? कोई और चीज तो नहीं है ना, मतलब जो कंपोनेंट हमने बनाए हैं वही है ना। तो वही तो है ये, और कुछ लग रहा है क्या? तो वही तो है, ये लेआउट इंपोर्ट हुआ, यूज हुआ, उसके अंदर अबाउट चला गया। वैसे ही यहाँ पर भी इंपोर्ट हुआ, यूज हुआ। जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ पर अगर हम होम पेज को इंपोर्ट करके डायरेक्ट यूज करें लेआउट में, तो आपका फिर अबाउट अस कहाँ जाएगा? उसका कैसे यूज करेंगे? ये चिल्ड्रन ही यहाँ पर ठीक है, रखेंगे। ठीक। फिर अबाउट फिर यहाँ पर आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट अबाउट अस। ठीक है। तो दोनों यहाँ पर आप लिखेंगे तो एक दूसरे के नीचे ही दिख जाएगा। मैंने पहले होम पेज लिखा, फिर मैंने लिखा इस तरीके से अबाउट अस। तो क्या होगा? दिखेगा तो, लेकिन दोनों एक साथ दिखेगा। फिर ये देखो, ये देखो, रिफ्रेश। ठीक है, ठीक है सर। टाइम से लेकर रिफ्रेश।
अबाउट अस के अंदर अबाउट अस लोड हो रहा है ना, फिर होम पेज में और इसमें अबाउट अस में यहाँ लेआउट यूज हुआ है, इसकी वजह से वो बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, तो या तो यहाँ लेआउट का यूज मत करो अभी फिलहाल, डायरेक्ट इस चीज को लिखो ऐसे, और अबाउट अस में भी डायरेक्ट इस चीज को लिखो, लेआउट यहाँ यूज मत करो, नहीं तो कंटेंट बहुत लंबा हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। देखो, फिर हम लेआउट का कहाँ शो करेंगे, लेआउट को सीधा हम लेआउट को यहाँ शो कर देंगे पेज डॉट जेएसएम, यहाँ पर लेआउट। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों दिखेंगे, वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू अबाउट। तो अगर आप लेआउट में यूज करोगे कंपोनेंट को यूज करके, यानी कि कंपोनेंट को अगर आप लेआउट में इंपोर्ट करके यूज करोगे, तो फिर आप शो कैसे कर पाओगे, क्योंकि हमें एक बार में एक ही शो करना है, एक साथ दोनों नहीं शो करना। ठीक है, तो इसको वैसे ही रहेंगे, यानी कि चिल्ड्रन के अंदर ही, यानी कि लेआउट के अंदर ही भेजेंगे जो भी भेजेंगे। तो ठीक है, तो जब आपको, अभी हमारे पास राउटिंग नहीं है, तो एक एक करके ही कंपोनेंट शो करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर हमें दिखना चाहिए वेलकम टू अबाउट अस, और जब हम यहाँ पर होम पेज का यूज करेंगे तो होम पेज वाला दिखेगा, नोटिस कीजिए, वेलकम टू होम पेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप चिल्ड्रन को भेज सकते हो। जी सर, वो बताइए अभिजीत जी, बताइए क्या पूछ रहे थे आप, अभिजीत हाँ सर, सर हमद बताओ। हमद जो बता रहे थे, मतलब वो दूसरा टाइप का, मतलब वो राउट के बारे में सोच रहा है शायद, इसलिए ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। ठीक है सर, मेरे तो हिसाब से राउटिंग, तो ऐसे ही अभी लगा। हमने राउटिंग पे काम नहीं किया ना, राउटिंग में जब काम हाँ करेंगे हाँ तो हाँ फिर वो हो सर, जाएगा। यही है सर, मतलब उसको लगा कि हम राउट कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन सर हम लोग तो राउट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसलिए तो हमें हम्म, ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अभी ऐसी प्रैक्टिस के लिए एक एक करके शो करेंगे, कहने का हाँ सर। मतलब यूज हो मैं रहा अभी है। समझ गया। अभी बन गया, जब मैं राउट अभी बन समझ जाएगा गया। अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अबाउट अस का लोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अभिजीत कॉन्टेक्ट अस पे भैया काम पूरा करना है, तो कॉन्टेक्ट अस में भी हम यहाँ पर, माइक ऑफ रखिए आप लोग, यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के लिए एक बना लेंगे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ऐसे कॉन्टेक्ट के नाम से, और इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। तो जिस भी कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो उस कंपोनेंट को डिक्लेयर करेंगे कॉन्टेक्ट के नाम से, इस तरीके से कॉल बैक डिफाइन करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट तरीके से टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का करके एक पैरेंथेसिस, और सबसे पहले लेआउट को ही स्टार्ट करेंगे। तो लेआउट, जो आपका लेआउट है उसको आपको स्टार्ट कर लेना है, और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर वेलकम टू कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम लेआउट को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम, जहाँ पर आप काम करते हो वहीं पर लेआउट फोल्डर में हो, तो ऐसे लिखेंगे, ये रहा लेआउट फोल्डर, इसी में है आपका, बस इतना ही करना है। तो अब आपको कॉन्टेक्ट वाला शो करना है, तो एफ डॉट जेएसएक्स में हम अभी एक एक करके शो कर रहे हैं, बाद में राउटिंग भी एफ डॉट जेएसएक्स में ही होता है, करेंगे उसको भी हम। तो ये रहा एफ डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट को डिफाइन करेंगे, तो इम्पोर्ट भी करना होगा, ये रहा कॉन्टेक्ट हमारा इम्पोर्ट हो गया, इसको यूज कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर वेलकम टू कॉन्टेक्ट दिखेगा इस तरीके से। अगर हम होम पे शो करना चाहें तो होम पेज दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, तो जब राउटिंग हो जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस का पेज यहाँ पर खुल जाएगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज, कॉन्टेक्ट अस पे खुल जाएगा, होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि हमारा लेआउट सभी पेज में काम आ रहा है। ऐसा कोड जो मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है उसको बोलते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट। तो हमारा जो ये लेआउट वाला कंपोनेंट है वो एक रीयूजेबल कंपोनेंट है, यानी कि उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। हमने उसका यूज कॉन्टेक्ट अस में भी किया, हमने उसका यूज अबाउट में भी किया, हमने उसका यूज होम पेज में भी किया। तो ये लेआउट क्या हो गया आपका, रीयूजेबल कंपोनेंट, यानी कि उसका हम बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उस कंपोनेंट का यूज ना करते, तो जितना कोड आपने उस लेआउट के अंदर किया है उतना सारा कोड फिर से आपको होम के अंदर करना पड़ता, और उसको आपको फिर से अबाउट के अंदर भी करना पड़ता, और सेम कोड आपको कॉन्टेक्ट के अंदर, या ऐसे ही जो भी आप कंपोनेंट्स बनाते
तभी के अंदर आपको सेम कोड रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए हमने एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया ताकि हमें कोड को रिपीट ना करना पड़े, बस उसका हम यूज करें। जैसे हमने अभी कॉन्टेक्ट अस में यूज किया, इसी तरीके से हमने अबाउट में यूज किया, इसी तरीके से हमने होम में यूज किया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लेआउट आपका क्या है, एक कंपोनेंट है। एक कैसा कंपोनेंट है, रीयूजेबल कंपोनेंट है। और आपने प्रोस भी समझा, यहाँ से अगर आप कुछ भेजना चाहते हो तो आप बिल्कुल प्रोस भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर अगर होम पेज यूज हो रहा है, होम पेज में यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ से टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी भेजता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं होम पेज लिख देता हूँ। तो मैंने होम पेज डिफाइन कर दिया। ठीक है, और यही टाइटल अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ से भेजूँ कॉन्टेक्ट अस से, यानी कि जब मैं लेआउट का यूज कर रहा हूँ तभी, तो फिर से टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी भेजेंगे और मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस डिफाइन कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं अबाउट से भेज रहा हूँ तो मैं टाइटल का वैल्यू क्या भेजूंगा, यहाँ से अबाउट अस, तो ऐसे में लिख दूंगा अबाउट हाइफन अस। अब इसको रिसीव कहाँ करेंगे, रिसीव करेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, लेआउट के इंडेक्स डॉट जी एस एक्स में। तो ये रहा लेआउट, ये रहा इंडेक्स डॉट जी एस एक्स। ये चिल्ड्रन आपने रिसीव किया है तो इसके बगल में पहले आगे पीछे कहीं पर भी रिसीव कर सकते हो। तो मैंने टाइटल रिसीव किया इस तरीके से। अब इस टाइटल को आपको कहाँ यूज करना है, हमें टाइटल का यहाँ यूज करना है जहाँ पर मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा था। तो मैं इसको हटा दूंगा, फिलहाल मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टाइटल। तो जो आपने टाइटल भेजा होगा वो आ जाएगा इस तरीके से, नोटिस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल दिख रहा है। अभी कौन सा टाइटल दिख रहा है, होम पेज, क्योंकि होम पेज खुला हुआ है। इसी तरीके से अगर आप जो है कॉन्टेक्ट वाला पेज खोलते हो तो टाइटल में क्या दिखेगा, कॉन्टेक्ट। ये देखो कॉन्टेक्ट अस खुला हुआ है। इसी तरीके से अगर आप अबाउट अस वाला खोलोगे तो अबाउट अस वाला टाइटल दिखेगा, ये देखो। ठीक है, तो कितना जो है बेनिफिट होता है जब हम रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं। इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा पेज खुला हुआ है। तो हम यहाँ नहीं शो करेंगे इस चीज़ को, हम यहाँ जो है ब्रेड क्रम के रूप में शो करते हैं उस चीज़ को कि कौन सा पेज करंटली खुला हुआ है। इस तरीके से सीरियल वाइज चलता है कि होम पेज के अंदर अबाउट अस इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पे हम आगे बात करेंगे। जितना पढ़ाना था वो तो नहीं हुआ, देखिए इसी तरीके से लेक्चर होंगे और पेशेंस रखना है, टाइम देना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो आई वो चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इसमें जरूर पूछिए, आप हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ दिस। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।